नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेक से। दोस्तों, पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप किसी भी धर्म, मज़हब, जाति, संप्रदाय से संबंध रखते हों, लेकिन उन त्योहारों, उन परंपराओं को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए जो मानव सभ्यता को बेहतरी की ओर ले जाती है। दोस्तों, हम यहाँ पर जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है, धनबाद, झारखंड, इसके सिलेबस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और इस सिलेबस के ज़रिए हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी तैयारियों को इस तरह से इम्प्रूव करें कि हम ना केवल एमए की तैयारी कर सकें, बल्कि हम इस विषय में यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, इस चैनल में अपलोड होने वाले अगले वीडियोस में मैं काफ़ी प्रयास करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको कुछ जानकारी दे सकूं। हालांकि मैं कोई टीचर नहीं हूं और ना ही मैं कोई किसी बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया हूं। मेरा अभी एमए ख़त्म हुआ है और मुझे इतिहास में रुचि है, इसलिए मैं गाइडेंस के तौर पर या फिर ऐसे ही वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको उनसे कुछ अच्छा मिल सके तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पहले जो सिलेबस है, पहले सेमेस्टर की हम बात कर लेंगे इस वीडियो में और फिर अगले 3 वीडियोस में हम 3 सेमेस्टर को और देख लेंगे। क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम चारों सेमेस्टर के सिलेबस को समझेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी खिचड़ी सी भी बनेगी और वीडियो भी 1 डेढ़ घंटे तक पहुंच जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पेपर वाइज सब्जेक्ट कोड हैं यहाँ पर दिए गए हैं, पूरा बताया गया है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं और अब हम यहाँ पर से देखते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर को देखिए, सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होता है। कोर्स स्ट्रक्चर फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी, यानी कि आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप एमए करते हैं या फिर कॉमर्स है, उनमें इसी तरह का जो पैटर्न है वो अपनाया जाता है, तो आप इससे समझ जाते हैं। तो जो 100 नंबर का होता है कॉन्सेप्ट हिस्टोग्राफी, ये 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें 70 नंबर के जो एंड ऑफ सेमेस्टर मार्क्स होते हैं वो मिलते हैं और 30 नंबर के जो होते हैं वो मिड सेमेस्टर इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी कि जो सीसी एग्जामिनेशन होते हैं या फिर जो स्टूडेंट बिहेवियर इंक्लूडिंग जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके हिसाब से 30 नंबर आपको दिए जाते हैं। फिर एक होता है एंशियंट जो सोसाइटीज़, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइनीज़, ग्रीक एंड रोम। तो ये भी आपका एक पेपर है, यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर। तो सब में ऐसे ही होता है, जो इंटरनल आपके पहले टेस्ट या सीसी वगैरह हुए होते हैं उनमें 30 रहते हैं और जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें 70 होते हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो यहाँ पर ये सेमेस्टर 1 में ये आपको देखने को मिल गया है। फिर उसके बाद में सेमेस्टर 1 में आपको ये 4 पेपर देखने को मिल गए। कितने? 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर चौथा पेपर कौन सा है? तीसरा पेपर है मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटी और चौथा पेपर जो है वो है मॉडर्न वर्ल्ड। सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो रिसर्च मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री, रिटन स्किल, यानी कि इतिहास लेखन की जो कौशलता है उसके बारे में है। दूसरा पेपर जो है वो है कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म थ्रू द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के सापेक्ष में जो फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म क्या होता है ये समझ लीजिए, जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को समानता की बात की जाए वो फेमिनिज्म होता है। वहीं पर पैट्रियार्की वो होता है जहाँ पर पितृ प्रधान समाज चलता है और मैट्रियार्की जहाँ पर मातृ प्रधान समाज चलता है। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ झारखंड आ जाता है अगला पेपर। फिर उसके बाद में आ जाता है अगेरियन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पर 1757 टू 1947 यहाँ पर आ जाता है। फिर थर्ड सेमेस्टर में हम देखेंगे तो गांधीयन फिलोसफी, यानी कि जो गांधी जी का वो दर्शन है उसके बारे में बात की गई है। और जो सेकंड पेपर है वो है मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी, यानी कि जो कुल मिलाकर जो दिल्ली सल्तनत है या फिर मुगल साम्राज्य है उनके बारे में हमें बात करनी है। इंडिया एंड द वर्ल्ड सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भारत और विश्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद से
कैसी स्थिति रही है उसके बारे में बात करनी है। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आता है, फिर पॉलिटिकल थ्रू थॉट्स आते हैं। तो सभी एक प्रकार से ध्यान रखिएगा कि सभी पेपर 100 नंबर के हैं और 2 तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं, 70 जो मेन एग्ज़ाम होता है आपका और 30 जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, यानी कि जो टेस्ट सीसी वगैरह होते हैं जो आपके बिहेवियर पर होता है। तो अगर आप की अच्छी पहचान यानी कि आप रेगुलर क्लास में जाते हैं और आप अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये संभावनाएं बनती है कि 30 में से 25 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आप यहाँ पर से मार्क्स बचा सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये जो 70 है ये आपको पढ़ के ही बनाने पड़ेंगे। चौथे सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो आ जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1200 एडी, ये पहला पेपर आ जाता है। फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो अगला पेपर है वो आता है एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 1200 एडी, यानी कि 1200 ईसा पूर्व से आपको पूरा बताना है। एडी मतलब कि ईस्वी, ये इसके बारे में आपको बतानी है। फिर सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया अप टू 1200 एडी। अब दोस्तों इसके बाद में देखिए आप एडी मतलब जो होता है जो एनो डोमिनी होता है, यानी कि अब यहाँ पर से आपको देखना है जो ईशू वाले सन है ना उनको एडी कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगला आता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। फिर मुगल पीरियड 1526 से 1857 तक। फिर यानी कि इन्होंने ग्रेड सेक्शन में भी बांटा हुआ है। फिर आता है सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडावल इंडिया। फिर पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर आता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर आता है इंडिया नेशनल मूवमेंट। फिर आता है डिस्प्रेशन, ये क्या लिखा भैया। इसके बाद में आपको जो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो जो 4th सेमेस्टर होता है वहाँ पर प्रोजेक्ट भी बनाना होता है। जैसे हमने भी बनाए थे 100 नंबर का प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं ये इस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं। तो जो टोटल होता है आपका MA 4 सेमेस्टर जो टोटल होते हैं वो होते हैं 1600 नंबर का, जिसमें से 1120 नंबर तो आपको एग्ज़ाम्स से मिलते हैं और जो 480 नंबर है वो आपको इंटरनल एग्ज़ाम्स और आपके बिहेवियर पर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका MA कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर ये क्या सिस्टम लिखा था ये भी आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर ये सेमेस्टर की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर ये पेपर कोड और लेक्चर्स वगैरह लिखे हुए थे। अब हम यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इस PDF में आगे हिंदी में लिखा होगा, क्योंकि इंग्लिश में भैया हमारे हाथ थोड़े से ढीले हैं तो हमको परेशानी जाती है। अब आगे देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। इधर से तो नहीं हो रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर से शुरू हो रहा है BBMKU विनोद बिहारी महतो। इसके बाद क्या है, नाम भी तो पता रहना चाहिए भैया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर से फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर आ जाता है। यहाँ पर जो कोड है वो 102 है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा कि क्या वाकई ये आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज का सिलेबस है, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने किसी थर्ड वेबसाइट से नहीं निकाला हूँ सिलेबस, सीधे आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर निकाला हूँ। फिर भी आप क्लियर कर लें, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होता है, कॉलेज में जो सिलेबस होता है वो अपडेट हो जाता है, लेकिन वेबसाइट में वो अपडेट वाला सिलेबस नहीं डालते हैं। इसलिए आपकी ये गारंटी है कि आप ये तय करें कि जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वाकई आपके लिए है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब है, आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जितनी आप रिसीव ना कर पाएँ उतनी आपके पास चीज़ें पहुँच जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर पहला पेपर देखिए, एंशियंट सोसाइटीज़ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, ग्रीक एंड रोम। अब यहाँ पर
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 70 अंक होंगे। आंतरिक परीक्षा 20 अंक के होंगे, जिसमें से 5 अंक उपस्थिति एवं 5 अंक विद्यार्थी व्यवहार पर आवंटित किए जाएंगे। यानी कि इन 10 नंबरों को आप इजीली ले सकते हैं। 20% प्रश्नों की पुनरावृत्ति गत वर्षों के प्रश्नों से संभावित है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं 10 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले से ही पूछे गए क्वेश्चन होंगे। इसलिए अगर आप अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने प्रश्न पत्र में पासिंग मार्क्स लेने के कागर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ढूंढिए, अपने सीनियर से दोस्ती कीजिए और फिर उनसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर उनसे समझिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट ए, इजिप्ट, मिस्र। अब यहाँ पर देखिए पहली इकाई आती है प्राचीन साम्राज्य, उदय, शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्मकला। मध्य समाज, उदय, शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्मकला। नव साम्राज्य, उदय, शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्मकला। ये सभी किसके बारे में है? ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र के बारे में। अब देखिए यूनिट बी, मेसोपोटामिया, इकाई बी। अब यहाँ पर देखिए सुमेरियन सभ्यता, प्रारंभिक राजवंश का उदय, लेखन कला, शहरों का विकास, शहरी जीवन, शहरी समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म कला, व्यापार आदि। अब देखिए बेबीलोन, उदय, लिपि, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार, कला। अब हम्मुराबी, रूल, अचीवमेंट्स, हम्मुराबी कोड एंड कंडक्ट। अब देखिए इसके बाद में देखिए सुमेरियन सभ्यता की बात आती है यूनिट 3 में। अब देखिए कासाइट उद्भव, कांस्य युग, लोह युग, कासाइट राजवंश, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार, कला। यानी कि यहाँ पर एक सभ्यता दी गई है। अभी तक हम क्या होते थे, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे तो हम एक सभ्यता को 1-1.5 पेज में पढ़कर समाप्त कर देते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक सभ्यता को ही पूरा एक यूनिट बना दिया। यानी कि पूरा डिटेल में आपको इन यूनिट्स को पढ़ना होगा। देखिए असीरियन साम्राज्य, शासन, सेना, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार, कला, भाषा। और फिर इसके बाद है मिस्र और सुमेरियन का योगदान, शव परीक्षण, औषधि, कृषि, खमीर, किण्वन, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, खगोल विद्या, लेखन विधि, संख्या पद्धति, सिंचाई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल सी जो जर्नल या फिर जीके की जो बुक्स होती है या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बुक्स होती है आप उनसे ना पढ़ें। आप इनके लिए बेसिक बुक्स खरीदें। हो सकता है कि इस पीडीएफ में आगे यूनिवर्सिटी वालों ने रिकमेंडेड भी किया होगा तो हम आगे देख लेंगे। देखिए चीन की सभ्यता से जुड़े तो सांग राजवंश आता है, राजत्व की प्रकृति, राज्य संरचना, सामाजिक स्तर और वंश परंपरा, देवीयकरण और बलिदान, जिया का रहस्य। फिर आता है चाऊ राजवंश, राजत्व की प्रकृति, राज्य संरचना, समाज, अर्थव्यवस्था। विश्व को चीनी सभ्यता की देन क्या है? कागज का निर्माण, छपाई, बारूद, दिशा सूचक यंत्र। फिर जो इकाई ई है उसमें क्या है? यूनान की सभ्यता से क्या बनता है? होमर युग, शहर राज्यों का उद्भव, समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, स्पार्टा संविधान, संरचना, स्पार्टन समाज और सरकार की स्थापना। दोस्तों इन सभी चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। आप कैसे करिएगा? पहले तो सिलेबस की आप पीडीएफ निकलवाना, किसी भी ऑनलाइन कैफ़े में चले जाना या फिर आप खुद अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाओगे, एमएस सिलेबस करके BBMKU जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है और टाइप करना, फिर सिलेबस आ जाएगा। आप आराम से एमए का सिलेबस निकालना और उस सेमेस्टर के पीडीएफ को निकलवा लेना जिसमें आप हो, और बाकायदा पूरे टॉपिक्स को अंडरलाइन करना और देखना कि कितने टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में बांटना। जैसे जब मैं एमए में था, अभी मेरा 3-4 महीने ख़त्म हुआ है कि मेरा एमए कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों जब मैं क्या करता था कि जैसे मैं 4th सेमेस्टर में हूँ तो एग्ज़ाम्पल के लिए 4th सेमेस्टर की 5 यूनिट के मिला के किसी सेमेस्टर मतलब कि 4 पेपर होते थे। 4 पेपर में अगर मैंने पूरे टॉपिक देखा तो मान लो 104 टॉपिक हुए, ठीक है।
अब 104 टॉपिक को मैं सब टॉपिक में बांटता था। जैसे गुप्त वंश है तो गुप्त वंश को मैं सब टॉपिक में बांटता था कि उसका विकास, उसके कुछ राजा जैसे समुद्रगुप्त हो गए, विक्रमादित्य हो गए, फिर उसका पतन, फिर उसकी विशेषताएं, फिर उससे जुड़े प्रश्न। इस तरह से मैं बना लेता था 150 से 170 ऐसे टॉपिक्स मैं बना लेता था। और फिर मैं टारगेट करता था कि मेरा 6 महीने का एमए है, तो मैं किस तरह से इजी वे में अपने एमए में अच्छे परसेंटेज ला सकूं और अपने टॉपिक्स को इस तरह से कवर कर सकूं कि न केवल मैं इस एमए को क्वालिफाई करूं बल्कि मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर लूं। तो इस बार मैं दूंगा एग्ज़ाम, पता लगेगा क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए रोमन साम्राज्य का पतन और इसके कारण। अब यहाँ पर बुक्स रिकमेंडेड हुई है। अब यहाँ पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आपको ये हिंदी में मिल जाए तो। जैसे उदय प्रकाश अरोड़ा की जो प्राचीन जो यनो है उसमें आपको मिल जाएगी। और फिर और भी देखते हैं हम, यहाँ पर जेम्स हेनरी है, फिर देखिए फ्रेडरिक जैक्सन है, बहुत सारे हैं, श्री राम गोयल हैं, तो आपको मिल जाएंगे और भी राइटर। तो यहाँ पर हम अगला पेपर देखते हैं। पहले पेपर में देखिए हम 15 मिनट पे पहुँच गए। अब यहाँ पर सेकंड पेपर में आए हैं। अभी भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही चल रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करूँगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर भी वही बात है। और पेपर कौन सा है? मेडाइवल यूरोपियन सोसाइटी। दोस्तों यहाँ पर यूनिट ए है समाजवादी सामाजिक स्थिति, सामंतवादी व्यवस्था, दास प्रथा, त्रिराज्य चर्च की भूमिका, महिलाओं की स्थिति, धर्म। फिर सेकंड यूनिट में है कृषि संरचना, भूमि के प्रकार, किसान की स्थिति, उत्पादकता, अकाल तकनीकी, नवाचार। फिर व्यापार और वाणिज्य देखते हैं। व्यापारिक मार्ग, आंतरिक व्यापार का स्वरूप, सामुद्रिक व्यापार आदि। दोस्तों सच कहूँ तो इस तरह के वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है और बहुत ज़्यादा जमाई भी आती है, लेकिन जब तक हम सिलेबस को समझेंगे नहीं तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए अगला देखिए साल्मा राजतिलक, सत्ता का उत्थान, इटली का अभियान, पूर्वी अभियान। सालमा का प्रशासन, संगठन, सैन्य अभियान, आर्थिक और वित्तीय सुधार। सालमा की नीति, धार्मिक और चर्च संबंधित। अब देखिए यूनिट सी यानी कि तीसरी यूनिट देखिए अलंकरण प्रतियोगिता, कारण, लंदन कनकॉर्डेट। फिर उसके बाद में देखिए जो है कनकॉर्डेट ऑफ वार्म्स 1122। फिर उसके बाद में देखिए अलंकरण प्रतियोगिता का परिणाम, कारण, अलंकरण प्रतियोगिता का परिणाम। फिर इसके बाद में आता है धर्म युद्ध, इसका कारण और प्रभाव। दोस्तों इसके बाद में देखिए यूनिट 4 यानी कि इकाई दा। इसके बाद में आपको देखना है सामंतवाद, जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, और उद्भव, प्रकृति, विशेषताएं और इनके पतन के कारण, सामंतवाद के पतन के कारण भी आपको बताना है। फिर देखिए पुनर्जागरण, अर्थ, कारण, प्रभाव, ये आपको बताने हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर सिलेबस है आपका। नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो सीधे लिख देती है पुनर्जागरण, बात ख़त्म। यहाँ पर इन्होंने पूरे अच्छे से बताया है कि पुनर्जागरण में आपको क्या पढ़ना है, आपको उसका अर्थ पढ़ना है, आपको कारण पढ़ना है कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था। फिर आपको परिणाम या फिर प्रभाव पढ़ना है कि पुनर्जागरण से क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में, विश्व में। तो इस तरह से दोस्तों आपको बहुत अच्छी खुशी होनी चाहिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो कॉलेज है, वहाँ पर सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। धर्म सुधार की बात करें तो कारण, प्रभाव, इसकी सफलता। फिर आती है यूनिट ई, मध्यकालीन विश्वविद्यालय, पूर्व इतिहास, स्थापना, विशेषताएं। फिर मध्यकालीन शहर, उद्भव, कारण, विकास। फिर भौगोलिक खोजें, कारण, वैश्विक प्रभाव। यहाँ पर भी बुक रिकमेंडेड की गई है और आप इनमें से देख सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं एक बहुत अच्छी बुक अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं तो वो बुक है जैन एंड माथुर करके एक राइटर हैं, उनकी बुक है। जैन एंड माथुर की बुक है।
तो दोस्तों उनकी बुक में काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे से डिटेल में और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है। हालाँकि वो बुक रामायण की तरह बहुत मोटी है। अगर आप उतनी मोटी बुक पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। आप पूरे सेमेस्टर में जहाँ तक भी वर्ल्ड हिस्ट्री है वहाँ तक आप समझ पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर आपको 1500 से 2000 ईस्वी तक की आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा पेपर, मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व को देखते हैं। यूनिट ए की अगर हम बात करें तो यूनिट ए में आता है विश्व शांति की अवधारणा और यूएनओ। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, विश्व शांति का अर्थ, सिद्धांत, संभावना, यूएनओ का उद्देश्य, सिद्धांत, संगठन और उपलब्धि। फिर शीत युद्ध को देखना है, अर्थ, कारण, प्रभाव। फिर देखिएगा पंचशील और गुटनिरपेक्ष, सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष का अर्थ, सिद्धांत, कारण, विकास, उपलब्धि। इसके बाद में देखिए यूनिट बी। यूनिट बी में क्या आ जाता है, रूस जापान युद्ध 1904 से 5। फिर कारण प्रभाव, पोर्ट्समाउथ की संधि, जापान के लिए महत्व। फिर देखिए आंग्ल रूस की संधि, आंग्ल रूस, सॉरी ये आंग्ल रूस है, एंग्लो रूस की जो संधि है 1907, पृष्ठभूमि, शर्तें और महत्व बताइए। फिर इंग्लैंड का शानदार अलगाव, कारण प्रभाव, महत्व। फिर आता है यूनिट सी, मोरक्को संकट, पृष्ठभूमि, परिणाम। फिर आता है बोस्निया संकट, फिर पृष्ठभूमि और परिणाम। फिर आता है आगादिर संकट, पृष्ठभूमि और परिणाम। फिर आता है बाल्कन युद्ध, कारण, चरण और प्रभाव। फिर इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध आता है, कारण, घटनाएं, परिणाम आ जाती हैं। फिर पेरिस शांति सम्मेलन, उद्देश्य, संधियां, वुडरो विल्सन की भूमिका, महत्व। फिर देखिए रूसी क्रांति है 1917 की, उसको वो आपको देखना है, जो लेनिन है या फिर जैसे अक्टूबर क्रांति ये भी कहते हैं, आपको इसके बारे में बताना है, कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व। फिर देखिए तीसरा, जापान का आधुनिकीकरण, मेजी पुनर्स्थापना, लक्ष्य एवं उद्देश्य, सुधार, परिणाम। फिर देखिए यूनिट ई आती है, महामंदी, महामंदी 1929 से 33 और न्यू डील, महामंदी के कारण, प्रभाव, न्यू डील का अर्थ, उद्देश्य, कार्यक्रम व महत्व। साथ ही आप इससे ये भी समझेंगे कि महामंदी का भारत पर किस हद तक प्रभाव पड़ा था। फिर देखिए फांसीवाद और नाजीवाद आपको देखना है, और दोनों के अर्थ, सिद्धांत, और फांसीवाद का जर्मनी पर, नाजीवाद का इटली पर क्या प्रभाव पड़ा और इनके उदय के कारण आपको समझाने हैं। इसके बाद में फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझाया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस इन्होंने बना के आपके लिए रख दिया है। फिर इसके बाद में देखिए अगला पेपर आता है, यहाँ पर से सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ पर से जो क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में समझ लिया है। एक ये हो गया है, और दूसरा ये हो गया है, फिर तीसरा ये, और चौथा ये। मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब चारों पेपर पढ़ के और ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से इस यूनिवर्सिटी के जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है, BBMKU धनबाद झारखंड की जो ये यूनिवर्सिटी है, इसका जो पहला सेमेस्टर है एमए का, इतिहास एमए का जो पहला सेमेस्टर है उसकी हम अच्छे से बात कर चुके हैं। अब अगले सेमेस्टर में हम बात करेंगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड सेमेस्टर है उसके सिलेबस की। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आपको जो प्लेलिस्ट है चैनल पे पहले से ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप चारों में चेक कीजिएगा, और चारों में जो जो टॉपिक आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं ये किसी भी प्रकार से वादा नहीं करना चाहूँगा कि मैं आपके लिए वीडियोस लाके और पूरा तैयार करवा दूँगा, क्योंकि मैं ना पहले भी आपको बताया कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैं नेट JRF की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तैयारी पर भी कोई भी अड़चन नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से जितना हो सके आपके लिए करूँगा।
तो आप सभी को ये सिलेबस अच्छे से समझना है, प्रिंट आउट निकलाना है और अच्छे से टॉपिक को अंडरलाइन करके और फिर उस हिसाब से तैयारी करनी है। और ध्यान रखिए कि एमए सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप एमए करके डिग्री लेके और चले जाएं। जो डिग्री लेते हैं उनके पास डिग्री रह जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप क्लासेस लगाएं, आप अपनी जो आखिरी कॉलेज लाइफ है, क्योंकि मास्टर्स के बाद में पीजी के बाद में बहुत कम लोग आगे पढ़ पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी कॉलेज की लाइफ एंजॉय कीजिए, खूब पढ़िए और अच्छे से कीजिए, ताकि आप ना केवल एमए में अच्छे परसेंटेज ला सकें बल्कि इतिहास जिन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ख़ास तौर पर यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में आप वहां बेहतर कर सकें और अपने इस सब्जेक्ट में आप आगे और करियर बना सकें। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, इधर साइड में बहुत कम कंपटीशन होता है और आप अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य का परिणाम ही सफलता होता है। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।